मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम देखेंगे क्लास 10th के टॉप 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। 20 से भी हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ, इतना याद रखिएगा, मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हम बताएंगे याद रखिएगा। कोई भी मॉडल से जाकर उठाइए, ना आपको मिले तो बोलिएगा, ओके। और यहीं से आपके मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, ओके, कि 70 से 80% क्वेश्चन यहीं से उठाए जाएंगे आपके। 70 से कितने परसेंट जी? 80% उठाए जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग पहले प्रश्न को चालू करते हैं। ये याद रखिएगा, इमेज पूरे फुल आपका किसके साथ में होगा? इमेज और फुल एक्सप्लेन के साथ होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थोड़ा सा मैं कलर को चेंज कर लूँ, थोड़ा सा वेट मी, ओके। देखिए, चलिए देखिए, ये बोल रहे हैं कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। अब हमको एक बात ये समझना है, कभी कभी जैव आवर्धन पूछ देता है, किसे कहते हैं? जैव आवर्धन, ओके। तो कुछ ऐसा केमिकल होता है ना कि फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि पौधा है यहाँ पर, ओके, और ये बेचारे केमिकल मार रहे हैं। तब ध्यान दीजिएगा, ये केमिकल पौधा के अंदर जाएगा, गौर करिएगा। अब पौधा के अंदर क्या होता है ना, पूरी तरह से पचता नहीं, ये संचित हो जाता है। जब हम लोग इस पौधे के भोजन जब हम लोग करते हैं तो हमारे अंदर संचित हो जाता है। जब हमारे अंदर संचित होता है तो याद रखिएगा वो पॉइजन बन जाता है। पॉइजन जब बन जाता है तो दुख बीमारियों का कारण बन जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग, ओके? दुख बीमारियों का कारण बनने की वजह से समझिए कि हम लोग को क्या होता है, बहुत सारी बीमारी होती है, उसी को हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं। तो उसमें कौन सी दवा आ जाती है? तो सबसे ज़्यादा खेतों में जो छीटी जाती है वो DDT छीटी जाती है, जो कि इसका जैव जो विखंडन होता नहीं है, ये मनुष्य के शरीर में आ जाता है। अब मनुष्य के शरीर में जमा होकर अनेक तरह की ये बीमारियां उत्पन्न करता है। इसीलिए छिड़काव का कम यूज करें और ज़्यादातर खादों का यूज करें, ओके। खाद का मतलब जो गाय भैंस बकरा बकरी से जो मिल रहा है वो उसको यूज करें। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि रंध्र का मुख्य कार्य है। रंध्र अब किसे कहेंगे? ये सब माछी सब परेशान करती है लोगों के। देखिए रंध्र के क्या होते हैं? रंध्र हम किसको बोलते हैं? तो पेड़ पौधा के, देखिए जैसे ये पेड़ पौधा है, ओके, और इनका पाता में सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते थे, ऐसे इनका रंध्र होते हैं। मैं यहाँ पर दूसरे कलर से आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं जी? आपका यस, वेरी गुड, रंध्र होते हैं। और इस रंध्र के माध्यम से क्या होते हैं? याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का तो प्रक्रिया होता ही है। और देखिए गैसों का विनिमय के मतलब O2 आना और CO2 जाना। देखिए आप लोग कह रहे हो सर तो उल्टा लिख रहे हैं, ये एक्चुअली में उल्टा नहीं लिख रहे हैं, ये श्वसन की प्रक्रिया में होता है। किसका प्रक्रिया में होता है? श्वसन के, ओके। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जस्ट उल्टा होता है। CO2 आता है और O2 बाहर निकलता है। वाष्पोत्सर्जन, ओके, मतलब देखिए इस पद्धति के द्वारा पानी भी निकलता है और प्लस में इसमें गैसों का भी आदान प्रदान होता है। पोषण तो अलग की विधि होता है और भोजन में परिवहन अलग की विधि होता है। मतलब अगर इन दोनों में देखा जाए तो ये सबसे बेहतरीन आंसर लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की रूप करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या बोल रहे हैं? चलिए अब हम 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ना 3 नंबर कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत है। मतलब कि वायुमंडल में हमारे CO2 कितने प्रतिशत होते हैं, जिससे कि आपका वायुमंडल भी गर्म रहता है और पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? श्वसन की नहीं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे कि आपको वायुमंडल ये दिखाई दे रहा है, ओके। तो कितना परसेंट है? तो हमेशा याद रखिएगा 0.03% है। और अगर नाइट्रोजन पूछ दे तो याद रखिएगा 78% होते हैं, ओके। और ऑक्सीजन कितने होते हैं? तो आपका 21% के लपेट में होते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की रूप करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 4 नंबर क्या बोल रहा है? देखिए जरा ध्यान से, ये बोले 4 नंबर की पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है। मतलब पौधों में कौन कौन सी चीजें उत्सर्जित पदार्थ होते हैं? उत्सर्जित का मतलब इससे बाहर निकलना। तो देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है कि पेड़ पौधा से काटा जाता है तो उजला उजला निकलना, ये लाशा की तरह निकलना, ओके। किसी का नाम होता है टैनिन, किसी का नाम होता है गोंद, किसी का नाम होता है रेंजिंग। एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। इनमें से सभी क्या हो जाएंगे आंसर? इनमें से सभी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको 5 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि डायलिसिस मशीन द्वारा, डायलिसिस मशीन क्या होता है जस्ट मैं बताता हूं, ओके, के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। रक्त का शुद्धिकरण बोल रहा है, ओके। अब देखिए क्या होता है ना एक्चुअल में कि हम लोग का ना ज़्यादा खाने पीने से या ETC प्रक्रियाओं से हमारे शरीर का जो होता है किडनी खराब हो जाता है। किडनी नहीं,
किडनी बोलिएगा। ओके, किडनी किसी लड़की का नाम हो गया। किडनी जो होता है वो एक्चुअली हम लोग का शरीर का पार्ट होते हैं। ओके, तो देखिए खराब हो जाने के बाद से आदमी अब मरने वाला कंडीशन हो जाता है, लेकिन वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं नो कि यहाँ से देखिए ध्यान से, एगो शीरा होता है, दूसरा धमनी होता है, जोड़कर ये मशीन होता है, ये समझिए कि किडनी ही है। तो इस किडनी को हम लोग कृत्रिम किडनी बोलते हैं। ओके, कृत्रिम वृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृत्रिम वृक्क बोलते हैं। ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, कृत्रिम वृक्क किसे कहते हैं? तो डायलिसिस मशीन को कहते हैं। ओके, अब ये डायलिसिस मशीन के द्वारा शुद्धिकरण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हीमोडायलिसिस कहा जाती है। ओके, आपको समझ में आ रहा है? अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा ध्यान समझिएगा। ये बोले कि निम्नलिखित में कौन गुरुत्व अनुवर्तन का उदाहरण है? गुरुत्व अनुवर्तन। अब देखिए गुरुत्व अनुवर्तन का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, गुरुत्व अनुवर्तन का मतलब क्या, जैसे कि ये गुरुत्व का मतलब पृथ्वी को होता है, अनुवर्तन की दिशा, की दिशा। तो आप इस पौधा में बताइए कि पृथ्वी की ओर दिशा कौन जा रहा है? तो ये जड़ है ना जा रहा है, देखिए जड़ की ओर। ओके, हाई जो हो जाता है पाता, ये प्रकाश अनुवर्तन हो जाता है, और ये जो हो जाता है वो कौन सा हो जाता है आपका? यस, आपका हो जाता है ये आपका गुरुत्व अनुवर्तन हो जाता है। तो किस में होता है? तो जड़ में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इनका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है 7 नंबर के पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। अब देखिए, अब इस भाग को हम लोग फूल के इस भाग को अंडाशय बोलते हैं। जब पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो याद रखिएगा, औंकड़ी पोखरी चक्री मकड़ी सब कुछ क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। इधर का जितना होता है सबके सब गायब हो चुका, ये इतना बच जाते हैं। ओके, जब ये इतना बच जाते हैं ना, ओके, तो ये किसके रूप में बदल जाते हैं? तो याद रखिएगा, फल के रूप में बदल जाते हैं। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएंगे। ओके, अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोले कि लैंगिक जनन संचालित रोग है। लैंगिक जनन के मतलब समझते हैं कि मतलब क्या होते हैं? मतलब शारीरिक जब संबंध बनता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती भी है और बहुत सारी चीज़ें आपका समाप्त भी होता है। ओके, तो हद से ज़्यादा हो जाए, हद से ज़्यादा का मतलब समझ सकते हैं कि 1 नहीं 2 नहीं हज़ारों 500 ओके ऐसा हो जाए तो समझिए कि उनको जो रोग होता है उसका नाम है एड्स रोग। कौन सा नाम है? एड्स रोग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो समझ में आ गया। और देखिए चेचक जो होता है और जो पीलिया होते हैं तो वायरस की वजह से होता है। और चेचक का मतलब समझते हैं, जिसे देखिए 1 से लेकर 5 साल के बीच में ज़्यादातर होता है, जिसको हम लोग मैया निकलना बोलते हैं। ओके, तो ये चेचक की बीमारी होती है। चलिए हम देखते हैं 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक ओके क्षारीय होगा। अब हम लोग को क्षारीय को बताना है कि सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा। यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रहा है, समझिए कि यह एक प्रकार का स्केल है जिसको हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं, और यहाँ पर सारी चीज़ें शो होता है। जैसे कि ये 7 हो गया, 7 को न्यूट्रल बोल देंगे। ओके, और इधर जो हो जाएंगे वो अम्ल होते जाएंगे, और जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएगा अम्ल की माने क्षमताएं क्या होती है? बढ़ती जाती है, और इधर जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसमें क्षार की मात्राएं बढ़ती जाती है। जैसे 14 हो गया, 13 हो गया, 12 हो गया, तो 14 में ज़्यादा, 13 में कम, इसमें कम। ऐसे करेंगे तो 8 में और 9 में, 8 से 9 में ज़्यादा, 11 में ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन से होगा? तो याद रखिएगा क्षारीय जो होगा वो सबसे ज़्यादा 11 में होगा। किस में हो जाएगा जी? 11 में। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, गौर करिएगा। बोल रहे हैं कि चूना जल का रासायनिक नाम है। अब हम लोग समझते हैं चूना जल के बारे में। ओके, तो यहाँ पर 2-4 गो प्रश्न कन्फ्यूज वाले होते हैं जो कि आपको मैं बता दूँ तो अति उत्तम रहेगा। ओके, चलिए बता दिया जाए। यस, वेरी गुड। तो देखिए ये होता है, एक जो होता है आपका कली चूना जिसको बोलते हैं कली, और क्या बोलते हैं जी? चूना बोलते हैं। और दूसरे को क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा। ओके, हम लोग कहते हैं कि चूना जल। ऐसा चूना और जल दोनों में अंतर आप समझिए। कली चूना का सूत्र होता है CaO, आज चूना जल का हो जाता है कब? जब CaO में हम लोग H2O मिला देते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो चूना जल बोलते हैं। तो कब बोलेंगे? जब इसमें पानी को मिला दिया जाएगा तब। ओके, तो देखिए हाई वाला मतलब कि ये जो होगा कली चूना, तो इसका एक और नाम है। ओके, जब तक पानी नहीं मिलाया जा रहा है, ये बूझा हुआ नहीं है। ओके, तो इसको बोल देंगे बिना बूझा हुआ चूना। बिना क्या बोल देंगे जी? बूझा हुआ चूना बोल दिया जाएगा। ओके, और इसको जो बोल दिया जाएगा, ठीक है, बूझ गया है ना, तो इनको बोल दिया जाएगा कौन सा जी? तो बूझा हुआ चूना। ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे हैं, बूझा
हुआ और क्या हो जाएगा यहाँ पर चूना हो जाएगा। कई प्रकार की यहाँ तक आपको दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, बुझा हुआ चूना और क्या हो गया जी, ये दूसरा का जी बिना बुझा हुआ चूना हो गया। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ओके कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO हो जाता है और बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है CaOH का होल 2 हो जाता है, जिसको हम लोग भाखड़ा चूना के भी नाम से जानते हैं। ऐसा आपको अगर प्रश्न करते तो जरूर आंसर दीजिएगा। ओके, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बुझा हुआ चूना कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। ओके, काली चूना भी काली चूना ओके ये अलग है। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड ये हो जाता है ये वाला। ओके, लेकिन रासायनिक नाम पूछ रहा है इसीलिए इनका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। 11 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र है। सोडा एस अब किसको बोलते हैं। ओके, तो याद रखिएगा जब हम लोग ना ये आपका धोने वाला सोडा को जब हम लोग गर्म करते हैं ओके मतलब जलाते हैं तो जो उसमें राख बच जाता है इसी को हम लोग सोडा एस बोलते हैं। उनका सूत्र क्या होता है तो याद रखिए Na2CO3 होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। और 2-4 और बता दूँ ओके कि कभी कभी अनाद्र लवण पूछ देगा तो कैल्शियम क्लोराइड हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अनाद्र लवण के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, अनाद्र, इसको लवण बोलते हैं। ओके, NaCl को हम लोग साधारण नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, साधारण, इसको हम लोग नमक बोल देंगे। ओके, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो खाने वाला सोडा बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। कभी कभी ये फॉर्मूला है क्वेश्चन है आपसे पूछ देता है। अब देखिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन गोरोबर लवण का सूत्र है। अब देखिए जो व्यक्ति गोरोबर लवण के बारे में नहीं समझेंगे तो हो जाएगा दिक्कत। इसको हम लोग धोने वाला सोडा कहते हैं। कहीं पर कॉपी लिए हुए तो लिख लीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे जी, तो धोने वाला हम लोग सोडा बोल देंगे। कोनो प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा, धोने वाला क्या हो जाएगा, सोडा हो जाएगा। ओके, तो इनका सूत्र क्या हो जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा Na2SO4 × 10H2O हो जाते हैं। ओके, धोने वाला सोडा का सूत्र। ओके, ये सब अलग अलग अपना क्या करते हैं, रोल को अदा करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन सा है। अब देखिए संश्लेषित का मतलब मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं, संश्लेषित का मतलब होता है क्या है कि पूर्ण रूप से बनाया गया, मतलब कि ये इसमें प्राकृतिक हाथ ना हो, सिर्फ मानव का हाथ हो। इसको मानवकृत भी बोल देते हैं, मानवकृत ऐसी ये समझिए कि सूचक बोल देंगे। सूचक उसको बोलते हैं जो अम्ल और भस्म को पहचानने में क्या करे, मदद करे। तो कौन सा होता है, देखिए हल्दी प्राकृतिक है, लाल पत्ता गोभी भी प्राकृतिक है, लिटमस पत्र भी प्राकृतिक है क्योंकि इसको थैलोफाइटा वर्ग से निकाली जाती है। ये मेथिल जो ऑरेंज है ये पूर्ण रूप से कौन सा जी है जी, आपका मानवकृत है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर फिगर वाइज में देख रहे हैं। अब चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, बिना ज्वाला का जलता है, ऐसा पूछ रहा है। ओके, उसमें ज्वाला नहीं होता है तो याद रखिएगा वो होता है आपका कोयला होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपके कौन सा है जी, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, इसीलिए देखना आप ना भूले। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो बोल रहा है गौर करिएगा। ओके, 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जल के विद्युतीय अपघटन, ओके किनका अपघटन होना चाहिए, जल का। ओके, में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। अब देखिए मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ये गैस क्या होती है, कैथोड क्या होता है, थोड़ा सा गौर करिएगा। ओके, मैं यहाँ पे एक आपका एक बीकर लेता हूँ और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड को डालता हूँ, एक इलेक्ट्रोड और ये क्या होगी आपका दूसरा इलेक्ट्रोड। ओके, एक को बोलते हैं प्लस, दूसरे को बोलते हैं कौन सा जी, माइनस। अब माइनस वाले को ही हम लोग बोलते हैं कैथोड। ओके, और याद रखिएगा ये प्लस वाले को बोलते हैं कौन सा जी, एनोड बोलते हैं। तो वही बोल रहे कैथोड पर मतलब कि इस पे कौन सी गैस मुक्त होती है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका H2O हो, ओके मतलब क्या हो, H2O हो, और जब ये विखंडित होती है, मत मर्ची
देखिए जब विखंडित होती है तो ये बच हो जाता है H प्लस हो जाता है और O क्या हो जाता है माइनस। चूँकि आप जानते हैं कि प्लस प्लस या हमेशा एक दूसरे को क्या करता है विकसित करता है। अब प्लस माइनस ऑटोमेटिक क्या होता है चिपक जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लड़का लड़की एक में चिपक जाते हैं और लड़का लड़का या लड़की लड़की देखिए थोड़ा मुश्किल होता है ऐसा समझिए। ये हमेशा आपको याद होगा, ये सब जितना खुरपाती चीज़ होता है वो जल्दी याद होता है, ऐसा समझाने के लिए मैंने बोला। ओके तो ध्यान दीजिएगा ये प्लस वाला किधर जाएगा, ये खोजेगा इसको। ओके माइनस वाले को खोजेगा यानी माइनस कौन हो गया कैथोड हो गया, तो कैथोड पर कौन हो गया तो H हो गया। H को हम लोग क्या बोल देंगे हाइड्रोजन। अगर क्वेश्चन बदल दे यहाँ पर ऐसा पूछे एनोड पर कौन सा मुक्त होगा तो ये O माइनस है जो कि हो जाएगा प्लस पता, इसलिए इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन वाला तो वो हो जाएगा एनोड पर। यानी यूँ समझिए एनोड पूछेगा तो C, ऐसे पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा B, यानी 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है ध्यान से समझिएगा। बोले संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण यानी I = 0 और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। अब देखिए ये चीज़ है मैं जब इमेज बताऊंगा ना ओके तो आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। चलिए मैं इमेज बनाऊं। अब देखिए मैं थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेता हूं, कलर को चेंज करने के बाद से मैं बनाता हूं, गौर करिएगा। ओके देखिए ध्यान से यहाँ पर एक जो माध्यम है आपका ध्यान दीजिएगा, ये इसको हम लोग देखिए पहले का संघन माध्यम बोला है ना तो इसको हम लोग संघन माध्यम बोल देते हैं। संघन क्या हो गया माध्यम, और इधर जो है हवा ये हो जाता है आपका कौन सा विरल माध्यम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा ऊपर वाले कौन सा माध्यम हो गया संघन माध्यम और नीचे वाला कौन सा माध्यम हो गया विरल माध्यम। अब जब यहाँ से आता है तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, ये लंब होता है। एक्चुअली रास्ता इसका ये है। ओके समझ रहे ना बातों को, एक्चुअली रास्ता कौन सा ये, लेकिन ये जब विरल में आता है तो विलंब से दूर हट जाता है तो इसका ये कोण ये R कहला जाता है, ये कोण क्या कहला जाता है I कहला जाते हैं। तो ध्यान दीजिए R हमेशा क्या होगा 12 होगा। तो इस ऑप्शन में देखिए कि R कौन सा 12 है। ओके तो ये वाला है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बस और ही हम 3 क्वेश्चन को देखकर इस सेशन को हम समाप्त करेंगे। ओके आगे देखिए ये 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है ध्यान से समझिएगा। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यहाँ से निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। अब देखिए अब यहाँ से बता दूं कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी क्या होते हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी होते हैं तो क्या होते हैं ध्यान दीजिएगा, मैं आपका बनाऊं तो देखिए लगभग ये निर्देशांक ये जो होता है ऐसा कर दिया जाता है। ओके अब ये आपका समझिए कि ये जो हो जाएगा आपका निर्देशांक ज्यामिति के एथी हो जाएगा। अब देखिए अब इस इधर x होता है और इधर क्या होता है y होता है, इससे हमको मतलब नहीं लेना है। इसमें एक वो चीज़ होता है ना आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां। मान लेते हैं कि ये कौन सा किरण है जी आपतित है, ऐसा आपतित क्या है किरण है। इन्हीं की दिशा में जो मापी जाती है ना सभी दूरियां तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं तो प्लस में। तो कहाँ से इस सब कुछ का शुरुआत होता है तो इसको कहते हैं, इसको आम भाषा में हम लोग ध्रुव बोलते हैं यानी पोल बोलते हैं। ओके यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोले कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। सोलर सेल बोल रहा है। ओके अब हमको ध्यान देना है कि सोलर सेल किससे बने हुई होती है। ओके जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये जो बना हुआ होता है उसमें जो होता है वो सिलिकॉन होता है। क्या होता है सिलिकॉन। और ये जो उजला उजला दिखाई देता है ना ये तार होता है जो चांदी का होता है। तो एक्चुअली में सिलिकॉन आपका रोल को अदा करता है। क्यों करता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सिलिकॉन में थोड़ा सा भी प्रकाश पड़ता है ना ओके तो ये सीधा सीधा विद्युत में कन्वर्ट कर देता है, हाई पावर में कन्वर्ट करता है। कौन सा पावर में करता है हाई पावर में। इसलिए सोलर में जो यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है सिलिकॉन किया जाता है। आज का हम लोग अंतिम प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद हम सेशन नंबर 6 लाएंगे जिसमें हम लोग और भी प्रश्नों को देखेंगे। मतलब 20 का ही सीरीज हम लोग चलाते रहेंगे। ओके देखिए अब हम लोग लाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध। अब हमको ये समझे लघुपथन क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा जब ये 2 तार पोल से गया हुआ होता है, जब आंधी पांधी आता है तो एक तार दूसरे तार से ऐसे टकरा जाता है। ओके टकराने को हम लोग सर्किट बोलते हैं, उसी को हम लोग लघुपथन कहते हैं। जब यहाँ पर हो जाता है तो सोचिए कि मतलब पहले जा रहा था तो ऐसा रुक रहा था, प्रतिरोध ज़्यादा था, अभी मिल गए थे का प्रतिरोध कम होगा कि ज़्यादा होगा,
यस वेरी गुड, जब मिल ही गया ओके तो प्रतिरोध एकदम शून्य के बराबर हो जाएंगे, यानी बहुत ही क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर प्रतिरोध पूछ रहा है। ओके तो आज का मैं यहीं पे सेशन को समाप्त करता हूँ। एक आपको क्वेश्चन दे देता हूँ 21 नंबर। ओके इसका आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके तो धन्यवाद आज के लिए। ओके अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।